हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज यहाँ पर हम लोग न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जीवों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले 11 या 12 लेक्चर, आपको शायद 12 लेक्चर दिए जा चुके हैं बायोलॉजी के। ये संभवतः आखिरी लेक्चर होगा बायो का। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें महत्वपूर्ण होंगी बायो के अंतर्गत, तो उसको ट्रिक के द्वारा किया जाएगा या फिर कोई और लेक्चर दे दिया जाएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो बाकी आप लोग दृष्टि आईएएस की क्विक बुक बाई कर लीजिए। उसके अलावा घटना चक्र ले लीजिए। घटना चक्र, इन दोनों को बेहतर तरीके से जितना हमने पढ़ाया है, बताया है, बार बार इसको रिवाइज करिए। यहीं से सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। आहार के विभिन्न अवयव हैं कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, और उसके अलावा विटामिन हो गया, जल हो गया, फाइबर्स हो गए, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनके बारे में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। शायद UPSSC पेट में पूछा गया था कि अगर 1 ग्राम फैट है तो कितना कैलोरी एनर्जी हमें मिलेगी। तो फैट में 1 ग्राम इक्वल टू 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा देखते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमको 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं। इनके मुख्य स्रोत हैं शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, गेहूं, चावल एवं बाजरा। स्टार्च या मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण मोनोसैकेराइड इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। स्टार्च एवं सेल्यूलोज दोनों का स्रोत वनस्पति है। स्टार्च एवं सेल्यूलोज दोनों का स्रोत वनस्पति है। दोनों बहुलक पॉलीमर हैं तथा दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। मंड पौधों में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जबकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है। स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला पड़ जाता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। स्टार्च में जब आयोडीन हम डालते हैं तो उसका रंग नीला पड़ जाता है, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। तो यहाँ अभी इतना याद रखिए कि 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो कि स्टार्च या मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण मोनोसैकेराइड इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है, ठीक है। स्टार्च और सेलुलोज दोनों का स्रोत वनस्पति है, दोनों बहुलक हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्च में जब आयोडीन डालते हैं तो उसका रंग नीला पड़ जाता है, लेकिन सेलुलोज में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओके। अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बहुत सुने होंगे, प्रोटीन ले रहे हैं। तो आखिर प्रोटीन है क्या? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट तो आलू वगैरह में खूब पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें, ये बड़े जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों में निर्मित होते हैं। ये मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु जरूरी होते हैं, है ना। सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु जरूरी होते हैं। जिम वगैरह हम लोग जो जाते हैं तो कहते हैं कि प्रोटीन शेक पी रहे हैं, या फिर प्रोटीन जिसमें होता है वो पी रहे हैं लोग, जिससे क्या होता है कि टिश्यूज़ बनते हैं, सेल बनती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनता है कि ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरे बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेनी चाहिए। अपने वेट के हिसाब से आप सर्च करिए कि हमारा जितना वेट है, आपका जितना वेट है, उसके हिसाब से आपको पर डे कितना प्रोटीन लेना चाहिए। 70 ग्राम लेना चाहिए, 50 ग्राम लेना चाहिए, कैसे, तो वो सर्च करके उतना ले सकते हैं आप लोग, ओके। तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बड़े जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो अम्ल की कई सौ छोटी इकाइयों में निर्मित होते हैं। ये मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि एवं वृद्धि हेतु जरूरी होते हैं। ये शरीर के ऊतकों यानी टिश्यूज एवं अंगों की संरचना, क्रियाविधि तथा विनियमन हेतु आवश्यक हैं। इन्हें पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। अमीनो अम्ल से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पादप स्रोत जैसे कि मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग, ओके। पादप स्रोत मटर, सोयाबीन, राजमा, चना एवं मूंग, ओके। हमने स्टार्च और सेलुलोज के बारे में बताया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया। हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट जो है, स्टार्च एवं सेलुलोज दोनों का स्रोत वनस्पति है, लेकिन प्रोटीन का स्रोत जो है कि दोनों होते हैं। ये पादप एवं जंतु दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। अमीनो अम्लों से भरपूर होने के कारण पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पादप स्रोत मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग आदि हैं तथा जंतु स्रोत पनीर, मछली, मांस, अंडे तथा दूध इत्यादि हैं। सोयाबीन तथा पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली तथा मांस में पाया जाने वाला प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है
तथा इन्हें संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं, यानी कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। किसे? दूध, अंडा, मछली तथा मांस। ओके। सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिनमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। सोयाबीन, है ना, तो सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, याद रखिए। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें गंधक, फास्फोरस, आयोडीन तथा लौह आदि के अंश भी पाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन के बारे में हो गया। यहाँ पर और चीज़ें हैं। प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में उच्चतर, वृद्ध लोगों में ज़्यादा और तरुणों में न्यूनतर होती है। उष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि अवरक्त किरणें नहीं करती हैं। याद रखिएगा, अवरक्त किरणें नहीं करती हैं। सामान्य क्रियाशील महिला हेतु प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यक मात्रा 45 ग्राम है। सामान्य कार्य करने वाली महिलाएं, लेकिन दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम के करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 है, जिनमें से 9 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड एवं 11 गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें। अब यहाँ पर आवश्यक या तात्विक अमीनो अम्ल कौन कौन से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, मिथियोनिन, लाइसिन, वाइलिन, ये सब हैं। और गैर आवश्यक ग्लूटामिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, टायरोसिन, सिस्टीन। चलिए, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे फैट के बारे में। फैट मतलब जो लोग ज़्यादा मोटे हैं ना, मोटे लोगों को अगर कभी ऐसा हो जाता है कि अकाल पड़ता है, कहीं पर भोजन ही नहीं मिल रहा है ना, तो मोटे लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनके शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन अगर ख़त्म होगा तो उनको 9 कैलोरी एनर्जी मिलेगी। तो ज़्यादा वेट है, 140 केजी के हैं, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकेंगे, और तब तक बारिश वगैरह हो जाएगी, अकाल की स्थिति ख़त्म हो जाएगी, और जो लोग दुबले पतले हैं वो लोग निपट जाएंगे, है ना। तो मोटे लोगों का भी अलग रोल है। तो 1 ग्राम प्रोटीन बराबर 9 कैलोरी। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। इसे जंतु स्रोत जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली, वनस्पति स्रोत जैसे वनस्पति तेल से प्राप्त किया जाता है। वसा त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वसा यानी फैट त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है। फैट जो है त्वचा के नीचे जमा हो जाती है और शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकती है, इसलिए मोटे लोग जो हैं उनको ज़्यादा गर्मी लगती है ना, उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। प्रति ग्राम वसा चयापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों, एसेंशियल फैटी एसिड्स का संश्लेषण नहीं कर पाते। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी शरीर को अधिक मात्रा होती है। और विटामिन, खनिज लवण एवं कुछ ऑर्गेनिक एसिड, एस्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहे जाते हैं जिनकी शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, बाकी जो ये विटामिन, खनिज लवण इनकी कम आवश्यकता होती है, लेकिन इनका भी रोल अलग ही है। तो हमने यहाँ 3 चीज़ें देखी। हमने देखा है, हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में देखा। ठीक है। प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है शरीर में 4.1 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और 1 ग्राम जो है कि कार्बोहाइड्रेट जो क्या करता है, हमें 4 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, और 1 ग्राम अगर फैट होता है तो 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए। UPSSC के एग्ज़ाम में एक बार शायद पूछा गया था कि 1 ग्राम फैट अगर आपके शरीर में है तो उससे आपको कितनी एनर्जी मिल सकती है। ठीक है। अब विटामिन का क्या काम है? बहुत कहते हैं अरे इसमें ये विटामिन है, उसमें वो विटामिन है, उसमें वो प्रोटीन है। तो विटामिन का क्या कार्य है कि क्यों विटामिन करते रहते हैं? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनकी थोड़ी मात्रा अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक होती है। थोड़ी सी ही मात्रा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और रोगों से शरीर की रक्षा के लिए ज़रूरी होती है विटामिन। ओके। अब जल कहते हैं कि पानी खूब दबा के पिया करो, एकदम स्वस्थ रहोगे। क्यों? यह भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होता है। ऐसा नहीं कि पूरा पानी ही पी लें, भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने में सहायता प्रदान करता है वाटर यानी जल। ओके, ठीक है। अब फाइबर कहते हैं कि फाइबर वाला, जैसे कि मौसमी हो गया, संतरा हो गया, तो इनको हो सके तो प्रयास क्या करिए, जूस ना पिया करिए, इनको ऐसे ही खाया करिए, क्योंकि फाइबर जो होते हैं बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। नींबू आपने देखा है, नींबू में फाइबर पाए जाते हैं। नींबू को ऐसे हम लोग जब गाड़ते हैं तो वो फाइबर उसके नीचे गिर जाते हैं, तो उसको छान के ना पिया करिए, उसको ऐसे ही डाल दिया करिए। वो हमारे शरीर से क्या, फाइबर क्या काम है, ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। ठीक है।
तो चीज़ें आपने देख लिया, जल का क्या काम है, रेसे का क्या काम है, विटामिन का क्या काम है, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो मतलब नहीं बताना चाहिए, हम आगे बढ़ते हैं। आगे 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 हाँ, विटामिन की बात करते हैं। विटामिन की खोज फंक थे, सी फंक 1912 में इन्होंने किया था। हॉपकिंस ने इनको विटामिन को सहायक पोषक कहा था। हॉपकिंस ने क्या कहा था? सहायक पोषक कहा था। विटामिन जो है जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं, मेटाबॉलिज्म मतलब सब कुछ सही से चलता रहे, है ना, में उत्प्रेरकों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की क्रियाओं को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है, सहायक आहार भी कहा जाता है ना। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, लेकिन विटामिन के तथा विटामिन डी इसके अपवाद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, लेकिन के और डी को यानी भाग भाग डी के बॉस जो है कि उनको क्या हो सकता है, ये शरीर में संश्लेषित की जा सकती हैं, ये अपवाद में है। यही स्टेटमेंट बन सकता है यहीं से, और बना भी है, तो याद रखिएगा। इन्हें सहायक आहार हॉपकिंस ने कहा है, फंक ने इसकी खोज की है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, लेकिन भाग भाग डी के बॉस जो है डी और के संश्लेषित किए जा सकते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, ओके। अब कई श्रेणियों में विटामिन होती हैं। कुछ होती हैं जल में घुलनशील, WBC जानते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी वाटर में जो सोल्यूबल हैं, मतलब पानी में जो घुल जाती हैं, वो B और C हैं, ठीक है। इसके अलावा बची A, D, E, K, ये फैट में सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि फैट में ये घुल जाती हैं, ओके, ठीक है। तो WBC, और ये याद रखिएगा, यहाँ से भी स्टेटमेंट बन सकता है। अब अलग अलग विटामिन है और बहुत ध्यान रखता है यूपी PCS हो, यहाँ पर कोई भी PCS का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSSC हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। इसलिए इसको एक ट्रिक के द्वारा हम बताएंगे आपको। ट्रिक का लेक्चर आएगा विटामिन से रिलेटेड, उसमें बताएंगे चीज़ें, लेकिन अभी थोड़ा देख लीजिए। विटामिन ए को याद रखिए, विटामिन ए को वैसे एक ट्रिक है कि रथ पर एक टॉफ़ी ऐसे करके। तो ए रेटिनल याद रखिए, आँख के लिए, ठीक है। कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्कीभवन, रतौंधी, वृद्धि अवरुद्ध होना, कैराटोमैसिया, इसका प्रभाव इन सब का होता है, ठीक। कैराटोमैसिया, तो अलग अलग नाम जब सुमेलित करने के लिए दे देता है तो यहाँ पे समस्या हो जाती है। स्रोत क्या है? दूध, मक्खन, दही, अंडा, यकृत यानी लीवर, मछली का तेल, पालक, ब्रोकली, गाजर, अखरोट, तो सब खाया करिए, है ना। सिर्फ एक ही नहीं कि दिन में दाल चावल खाएं, शाम को सब्जी रोटी एक तो कोई खा लें, तो चेंज करके खाया करिए कि सब कुछ आपके शरीर में मिलता रहे, विटामिन ए की कमी ना हो, विटामिन बी की कमी ना हो, नहीं तो इनकी कमियों से ये सब प्रभाव होते हैं शरीर में। अब यहाँ पर विटामिन डी को जानते हैं, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होती है। रिकेट्स जो होता है कि रोग, इसकी कमी से बच्चों में, ऑस्टियोमैलेशिया वयस्कों में होता है, इसे सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। मक्खन, यकृत, अंडे, सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध, ठीक है, और इसको हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, यहाँ से ये प्राप्त होता है। विटामिन ई की बात करें, जननांग तथा पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जनन क्षमता की कमी हो जाती है विटामिन ई की वजह से। इसको एक और नाम है टोकोफेराल कहते हैं, ठीक है, टोकोफेराल, ठीक है। और यहाँ पर यही टॉफ़ी है, आखिरी वाली टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक है। तो टोकोफेराल और फिर से फिलोक्लिनोन के, ओके। और यहाँ पर देखिए ई जो है मूंगफली, तेल, गेहूँ, बादाम, सोयाबीन, अंडे की जवा, उसमें मिलता है। और विटामिन के अंडा, यकृत, दूध उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियों, इन सब में पाया जाता है। शरीर में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं जमता है, अधिक रक्तस्राव होने लगता है, इसलिए टंकी खाली हो सकती है, इसलिए इस विटामिन को लिया करिए। टंकी खाली का मतलब शरीर में जब थक्का नहीं बनेगा तो सब खून निकल जाएगा, तो निपट भी सकते हैं, है ना। तो टंकी खाली हो सकती है, इसलिए ये विटामिन ज़रूरी है। कहाँ से मिलती है? अंडा खाइए, यकृत खाइए, दूध उत्पाद खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, टमाटर खाइए, गोभी खाइए, सोयाबीन खाइए, अनार खाइए, ऑलिव एवं कैनोला तेल, ये सब तेल उल पीजिए, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ADE देख लिया। ADE ये फैट में सोल्यूबल है ना। अब जल में घुलनशील देखिए, हमने B और C बताया, B एंड C। तो B में भी कई विटामिन है, B1 है, B1,
ठीक है, B1 है। तो थायमिन इसका नाम है। हम ट्रिक बताएंगे, एक ट्रिक का लेक्चर शायद कल ही होगा, और आज तो ट्रिक का लेक्चर नहीं हो पाएगा, हमारे पास समय नहीं है, हमारा एक एग्ज़ाम है, हमें निकलना है, इसलिए फिर भी हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि लेक्चर आज मिल जाए, बायो कंप्लीट किया जाए। तो B1 थायमिन, और कल से फिज़िक्स शुरू कर देंगे। फिज़िक्स में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें देखी जाएंगी। ओके, तो B1, बी से बी यानी B1 शुरू होता है और बेरी बेरी रोग हो जाता है, ठीक है, कमी से। और B2 जो है राइबोफ्लाविन होता है, बाल झड़ने लगते हैं, किलोसिस कहते हैं, कमी का प्रभाव, पनीर अंडा इन सब चीज़ों में पाया जाता है। B3 को नियासिन कहते हैं, बहुत फोकस रहता है नियासिन, ठीक है। और पेलाग्रा, स्किन में बीमारी होती है, त्वचा पे दाग वगैरह हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। B5 है, यानी B1, B2, B3, B5, ठीक है। वृद्धि में कमी, चर्म रोग, बाल का सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी, अस्थमा, तनाव, ये B5 की वजह से होता है। ब्रोकली, मक्का, गन्ना, मूंगफली, दूध, यकृत, मांस, दही, टमाटर, मशरूम, सूरजमुखी के बीज, गोभी सब में पाया जाता है। B6 है, B6 पायरिडॉक्सिन, ये सपनों को याद करने के लिए, सपने याद रहते हैं। रुधिर क्षीणता, इसकी कमी से एनीमिया, चर्म रोग, है ना, याद रखिएगा। B6 भी। B12 साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट पाया जाता है इसमें, रुधिर क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। ओके, तो ये सब विटामिन है, इसको हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे आपको। अभी के लिए थोड़ा सा चीज़ें देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। यहाँ पर विटामिन B7 या BHB इसको नाम कहा जाता है, बायोटिन इसका है नाम। चर्म रोग, बालों का झड़ना इसकी वजह से होता है। फोलिक अम्ल समूह कुछ है यहाँ पर, रुधिर की कमी, फोलिक एसिड की वजह से वृद्धि का अवरोध हो जाता है। विटामिन C एक्सकॉर्बिक यानी स्कर्वी रोग हो जाता है। नींबू यानी खट्टे फलों में ज़्यादा ये पाई जाती हैं। नींबू वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद, ब्रोकली, कीवी, स्ट्रॉबेरी, पालक। ओके, तो ये सब विटामिन हो गए। ट्रिक बताएंगे आपको, अच्छी ट्रिक बनाएंगे, उसको बताएंगे, 2-4-5 मिनट हो जाएगा, फिर भी बताएंगे। बड़ी ट्रिक का लेक्चर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए, यहाँ तो हमने देख लिया, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से फिर इस बार एक क्वेश्चन डन है, पक्का है, लिख के ले लीजिए और चिपका लीजिए। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। ये अभी के अभी याद कर लीजिए। सूर्य का प्रकाश क्या करता है, त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिराल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। आंत के जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। आंत के कुछ जीवाणु विटामिन K का भी संश्लेषण करते हैं। आंत के कुछ जीवाणु जो हैं विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, और आंत के कुछ जीवाणु जो विटामिन K का भी संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहें कि विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। विटामिन K तथा विटामिन D इसके अपवाद हैं। तो आंत के कुछ जीवाणु, क्योंकि जीवाणु इनको संश्लेषित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे विटामिन से रिलेटेड कंप्लीट होती हैं। और जैसे यहाँ पर और चीज़ें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जल कैलोरी फ्री आहार है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए 1 गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 होती है। 1 गिलास पानी पिएंगे तो 0 कैलोरी मिलेगी। रक्त में पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम तथा लौह का समुचित अनुपात हृदय की गति तथा अन्य चिकनी मांसपेशियों को उत्तेजित करने और उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। पोटेशियम वगैरह, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जैसे उसमें बहुत पाया जाता है। क्या बोलते हैं, नारियल पानी पीते हैं आप लोग, नारियल पानी अगर संभव हो पाए तो रेगुलर पीजिए, या फिर आप नहीं पीना चाहते हैं तो अपने परिवार में आपके माता पिता को जरूर पिलाइए, क्योंकि वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। पोटेशियम वगैरह, एप्पल जरूर खिलाइए, हार्ट वगैरह की समस्याएं नहीं होंगी। प्रोटीन अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं, अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं। ओके, जंतु एवं वनस्पति स्रोतों में लौह का सर्वाधिक अंश हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, कौन सी हरी सब्जी जिसमें सर्वाधिक आयरन पाया जाता है, इसको कमेंट करिएगा। पपीते में मुख्य रूप से विटामिन C पाया जाता है, जिसकी मात्रा पाए जाने वाले विटामिन A, B1, B2, फॉलिक एसिड, पैंटोथेनिक अम्ल आदि से कहीं अधिक होती है। तो पपीता खाया करिए, ठीक है। पपीता का रंग पीला क्यों होता है, कमेंट करिएगा। जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, परंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, परंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। एक पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि वनस्पति घी को वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार किया जाता है। वनस्पति घी को वनस्पति तेल में हाइड्रोजन से अलग मिलाकर तैयार किया जाता है। इसे ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। इस हाइड्रोजनीकरण के कारण ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा में वृद्धि होती है। यहाँ से क्विज दिया जाएगा, थोड़ा सी चीज़ें देखते रहिएगा। तो हमने
लगभग सब कंप्लीट कर लिया। एक बार आप ये जो चीज़ें यहाँ पर हैं इनको पढ़िएगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो बहुत आसान चीज़ें हैं, इसलिए हम इसको नहीं बता रहे हैं और बहुत रेयरली पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एर्गेस्ट्राल विटामिन त्वचा में उपस्थित एर्गेस्ट्राल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। आंत के कुछ जीवाणु जो B12 और K का संश्लेषण करते हैं। यहाँ पर विटामिन के बारे में हम लोगों ने देखा। हॉपकिंस ने सहायक पोषक कहा था विटामिन को। सीफंक ने इसकी खोज की थी विटामिन की। और यहाँ पर हम लोगों ने रेशे यानी फाइबर के बारे में बात की। तो ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। जल भोजन उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। विटामिन की थोड़ी मात्रा अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से शरीर की रक्षा में आवश्यक होती है, वही तो विटामिन हम देख रहे थे। ठीक है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो मतलब ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब की ज़्यादा आवश्यकता होती है। विटामिन वगैरह, खनिज, लवण, मिनरल्स की आवश्यकता कम होती है शरीर में। फैट, 1 ग्राम फैट इक्वल टू 9 कैलोरी एनर्जी। और वही अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की तो 1 ग्राम बराबर 4.1 कैलोरी। ओके, और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम इक्वल टू 4 कैलोरी। तो यहाँ पर हमने ये भी बताया कि स्टार्च एवं सेलुलोज दोनों का स्रोत वनस्पति है, लेकिन प्रोटीन, फैट, इन सब का स्रोत जो वनस्पति है यानी पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़, सोयाबीन एकमात्र गैर वसु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। खुद से पढ़िएगा, टिक करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, पक्का निकलेगा इस बार। अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ है मेंस वाला। समीक्षा अधिकारी मेंस में कम से कम अगर हम क्वेश्चन वहाँ से निकालें, हमने देखा पेपर क्वेश्चन अगर उसमें से निकालें तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे सीधे सीधे अभी तक जितने सब्जेक्ट पढ़ाए गए वहीं से आ गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।